स्वाति बिटिया, अरे ओ स्वाति बिटिया, गोधूली बेला हो गई है, जरा ठाकुर जी को बाती दिखा दे। दादी स्वाति को आवाज़ लगाई। अपनी सास की आवाज़ सुनकर मंजुला जी कमरे से बाहर आई तो स्वाति का कमरा बंद देखकर चौंक गई। 6 बजे थे। स्वाति अभी तक कोचिंग से नहीं लौटी थी। उन्होंने स्वाति को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। उनका जी घबराने लगा। कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं कुछ ऊंच नीच तो नहीं हुआ? मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। उन्होंने स्वाति की सहेली रश्मि को फ़ोन कर पता किया तो उसने बताया कि स्वाति को सिर में दर्द हो रहा था, जिस कारण वो 5 बजे ही घर के लिए निकल गई थी, जिस कारण रश्मि को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। स्वाति को सिर दर्द था, ये सुनकर मंजुला जी और घबरा गई। घबराहट में उन्होंने स्वाति के पिताजी महेश जी को फ़ोन कर स्वाति के बारे में बता दिया। महेश जी ऑफिस से सीधे स्वाति के कोचिंग पहुंच गए। वहां से कुछ भी पता नहीं चला। कोचिंग से घर आने के रास्ते में एक जगह पर भीड़ लगी देखकर महेश जी घबरा गए। उन्होंने डरते डरते वहाँ खड़े लोगों से पूछा, भाई साहब, यहाँ किस बात की भीड़ लगी है? अरे भाई साहब, यहाँ पर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन कोई भी उसे अस्पताल लेकर नहीं गया। उसी समय एक लड़की इधर से आ रही थी जो उस आदमी को अपने स्कूटी पर बैठाकर अस्पताल ले गई है। महेश जी ने स्वाति का फ़ोटो दिखाते हुए उस आदमी से पूछा, उस लड़के को अस्पताल ले जाने वाली लड़की कहीं ये तो नहीं? उस लड़की को हम नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। वहाँ खड़े आदमी ने बताया। 8 बज रहे थे। स्वाति का कहीं कोई पता नहीं चल पाया था। महेश जी वापस घर आ गए और उन्होंने मंजुला जी को रास्ते में घटी घटना के बारे में विस्तार से बताया। घटना के बारे में सुनकर मंजुला जी और बेचैन हो गई। उन्होंने महेश जी को कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि उस आदमी की मदद करने वाली लड़की हमारी स्वाति ही होगी। रात हो गई है, अकेले घर कैसे आएगी हमारी बिटिया? आप अस्पताल से जाकर उसको घर ले आओ। पागल हो गई हो क्या? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो अनजान लड़की हमारी स्वाति ही थी? और मैं इतने रात को अपनी बेटी को ढूंढने के बदले उस अनजान लड़की के पीछे जाऊं जो न जाने किस अस्पताल में उस लड़के को लेकर गई होगी। महेश जी अपनी पत्नी पर झल्लाए। मैं उसकी माँ हूँ और मुझे पता है कि हमारी बिटिया कितने नरम दिल की है। वह तो एक चींटी को भी चोटिल नहीं देख सकती है, फिर एक इंसान को घायलावस्था में देखकर वो कैसे छोड़ देती? जीवों के प्रति दया और सेवा की भावना ने ही उसे मेडिकल लाइन की ओर आकर्षित किया, जिसके लिए आपने मना कर दिया था। इसके बावजूद आपसे लड़ झगड़ कर मैंने उसे मेडिकल कोचिंग सेंटर भेजना शुरू कर दिया था। बेटी के बारे में बताते बताते मंजुला जी भावुक हो गई।
काफ़ी देर से बेटे बहू की बहस सुन रहे। स्वाति के दादी ने भी अपनी बहू की बातों का समर्थन करते हुए कहा, लल्ला, बहुरिया हमारी स्वाति बिटिया के बारे में जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही है। बिटिया के दिल में इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी बहुत प्यार है। वह बहुत दयालु है। जा मेरी लाडो को रास्ते में पड़ने वाले सारे अस्पतालों में ढूंढ और उसे जल्दी से लेकर आओ। स्वाति को ढूंढने जाने के लिए दरवाजे की तरफ महेश जी के बढ़ते कदम स्वाति को एक बुजुर्ग आदमी के साथ अंदर आते देखकर रुक गए। वह बुजुर्ग आदमी उस लड़के के पिताजी थे जिसे स्वाति ने बचाया था। उस बुजुर्ग आदमी ने महेश जी को हाथ जोड़कर कहा, आपने अपनी बिटिया की बहुत अच्छी परवरिश की है। आज इसकी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। स्वाति की परवरिश मैंने नहीं बल्कि इसकी मम्मी ने की है, क्योंकि अपने बच्चे की परवरिश एक माँ ही बेहतर कर सकती है। महेश जी बोले, आपने सही कहा। माँ ही अपने बच्चों में प्यार और दया की भावना विकसित करती है और एक अच्छा इंसान बनाती है। वो बुजुर्ग बोले। महेश जी को धन्यवाद और स्वाति को ढेर सारा आशीर्वाद देकर वो बुजुर्ग चले गए। अब तेरा सिर दर्द कैसा है? एक फ़ोन तो कर दी होती, जी घबरा गया था मेरा। मंजुला जी ने स्वाति को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। मम्मी, कोचिंग से निकलने के थोड़ी देर बाद ही ये सब हो गया। फिर फ़ोन करने का समय ही नहीं मिला और इन सब में तो मैं अपना सिर दर्द भूल ही गई। स्वाति जीभ बाहर निकाल कान पकड़ते हुए बोली, बहुरिया अब बिटिया से कितना सवाल जवाब करेगी? थक गई होगी, उसे कुछ खाने पीने को दे और हाँ, उसके सिर में तेल भी लगा देना। दादी बोली, माँ, हाँ, मुझे भी चाय के साथ कुछ खाने को दो, भूख बहुत जोरों की लगी है। महेश जी भी हंसते हुए बोले। स्वाति और महेश जी दोनों को हाथ मुंह धोने के लिए भेजकर मंजुला रसोई में उनके लिए खाना और चाय बनाने चली गई।